नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स के क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम 24 मई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 5 पहलें लॉन्च की हैं। 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण पर 5 पहलें शुरू की है। ये जो 5 पहलें हैं वो निम्नानुसार हैं। पहली, जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम अर्थात बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, 1 वर्ष की अवधि के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 20 छात्रों को शामिल करना है। इसकी जो दूसरा जो उद्देश्य है वह है ऐसे रचनात्मक छात्रों को संलग्न करना जो कि जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उन्हें संलग्न करना, इससे जोड़ना। इसके अलावा तीसरा इसका जो उद्देश्य है वह है, इस तीसरी जो पहल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने लुप्त प्राय प्रजातियों का अवैध तस्करी के लिए अभियान लॉन्च किया है। ये जांच की जाएगी कि अवैध तस्करी कौन करता है, कौन से संगठन है, और उन पर रोक लगाई जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का एक अभियान है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट, इसे भी लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त एक वेबिनार सीरीज भी शुरू की गई है, और ये जो सीरीज है वह जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर आधारित थी। पार्टियों का विश्व वन्यजीव कोष मॉडल सम्मेलन लॉन्च किया गया था, और इसमें युवा पीढ़ी भी शामिल है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के बारे में। तो जैसा कि हमने हमारी कल की ही क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, और इस जो वर्ष 2020 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस की जो थीम थी वह थी हमारे समाधान प्रकृति में है, अर्थात आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। जैव विविधता के लिए सुपर ईयर, वर्ष 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर ईयर घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 और 2020 के बीच क्रियान्वित की जाने वाली 20 वैश्विक कार्रवाइयों को तैयार किया गया है, और इसे जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना भी कहा गया है। जैसा कि आपको बताया कि वर्ष 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर ईयर भी घोषित किया गया है। पश्चिमी घाटों को शीघ्र पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा। 21 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत की, और इस बैठक में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से संबंधित चर्चा की गई है, अर्थात इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इसे अब घोषित कर दिया जाएगा। ये जो वीडियो सम्मेलन था, इसके अंदर भाग लेने वाले राज्यों के अंदर मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात, ये राज्य शामिल थे, जिनमें से ज़्यादातर जो राज्य हैं, ये अधिकांश जो राज्य हैं, ये पश्चिमी घाट पर पड़ने वाले राज्य हैं। भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया है, और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी हैं। जैसा कि इससे पहले उस रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ें, उससे पहले हम एक बार इस मैप के अंदर पश्चिमी घाट की अवस्थिति को हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया का जो मैप है, जो प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ये जो रेड लाइन से जो कवर किया गया जो एरिया है, यही इसके इस तरफ का जो हिस्सा है, ये हिस्सा ही पश्चिमी घाट कहलाता है। इसके अंदर जो हमने राज्यों की बात की, जैसे कि केरल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात, गोवा, ये कुछ राज्य हैं जो इसी पश्चिमी घाट के ऊपर स्थित राज्य हैं। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को ही
इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया अर्थात पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो इस समिति ने जो डॉक्टर कस्तूरीरंगन की जो समिति है उसने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की जिन्हें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है। समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके आधार पर केंद्र सरकार ने 2018 में क्षेत्रों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी ईएसए के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया था। अब ईएसए क्या है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया यानी ईएसए, जिसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको अगर किसी विशेष क्षेत्र को ईएसए घोषित कर दिया जाता है तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पर किसी प्रकार की जो ये मानवीय क्रियाएं जैसे कि खनन, थर्मल प्लांट, उत्खनन, निर्माण और उद्योगों की स्थापना, ये इस प्रकार के जो मानवीय क्रियाएं हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है उसकी जो इकोलॉजी है उसके अंदर इनसे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वो नकारात्मक इस पर प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए इन चीज़ों को रोक दिया जाता है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो जो ईएसए की जो घोषणा की जा रही है इसके लिए महाराष्ट्र राज्य ने अधिक से अधिक गांवों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है और अपने प्रस्ताव के तहत महाराष्ट्र ने ईएसए के तहत 2092 गांवों को शामिल करने का अनुरोध किया है। हालांकि जो केंद्र है वो 2133 गांवों को शामिल करने का केंद्र ने प्रस्ताव दिया और ये गाँव पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को कवर करते हैं। अर्थात ये गाँव का जो हिस्सा है वो पश्चिमी घाट के 1/3 से अधिक भूभाग को यह कवर कर रहा है। सरकारी ऋण पत्र पर स्थिति पत्र जारी किए गए। 22 मई 2020 को भारत के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने सरकारी ऋण पत्र 2018-19 पर स्थिति पत्र यानी स्टेटस पेपर जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों के कुल कर्ज में मार्च 2018 में 68.7% की गिरावट आई और 2019 के अंदर यह 68.6% हो गया था। सरकार के ऋण पर स्थिति पत्र का जो निर्माण है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2010 से किया जा रहा है और भारत का जो वर्तमान ऋण है वह 1.3 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो केंद्रीय सरकार का जो ऋण है वह 2017-18 के अंदर 45.8% से घट करके 2019 में 45.7% हो गया और बाहरी ऋण जीडीपी का 2.7% था। यानी बाहरी ऋण से तात्पर्य है देश के बाहर के अन्य स्रोतों से लिए जाने वाले जो ऋण हैं उन्हें बाहरी ऋण कहा जाता है। केंद्र की औसत ब्याज लागत वर्ष 2018-19 तक अपरिवर्तित रही, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 18 से 19 के दौरान केंद्र की 94% जो देनदारियां अर्थात लाइबिलिटीज़ हैं वो घरेलू ऋण से ही संबंधित थी, अर्थात इनमें 94% जो लाइबिलिटीज़ हैं वो घरेलू ऋण में के तहत देनी थी, न कि बाह्य ऋणों के तहत। सरकारी ऋण को आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि हमने भी बात की, आंतरिक ऋण जो घरेलू ऋण जिन्हें कहा जा सकता है, जिनमें गैर विपणन और विपणन योग्य ऋण शामिल होते हैं, और बाह्य ऋण का तात्पर्य देश के बाहर के जितने भी स्रोत हैं उनसे लिए जाने वाले ऋण, उन्हें बाहरी ऋण कहा जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि बाहरी ऋण जिसे हम विदेशों से या विदेशी संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋण के रूप में समझ सकते हैं। सरकारी देनदारियों को सार्वजनिक खातों में देनदारियों और भारत के समेकित फंड के समक्ष अनुबंधित ऋण में वर्गीकृत किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर और नगर के 100% सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। 20 मई 2020 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की है। कोणार्क शहर में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। साथ ही यह योजना कोणार्क शहर को सूर्य नगरी में विकसित भी करेगी, क्योंकि कोणार्क में ही सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है।
तो उसे सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने की योजना है। और ये जो कार्य है सूर्य मंदिर और सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोग के बीच में तालमेल का संदेश देगा। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और जैसा कि इस तस्वीर के अंदर आप कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक झलक देख सकते हैं, जिसे एक रथ के आकार में बनाया गया है और काफ़ी भव्य मंदिर है ये सूर्यदेव का। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो इस योजना के अंदर 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। यह जो बैटरी भंडारण के साथ साथ में सौर पेयजल कियोस्क, सोलर ट्री, जिसका जो आप ये एक इमेज देख पा रहे हैं ये सोलर ट्री का इमेज है। इसके अलावा ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों जैसे अनुप्रयोगों को भी इसमें लॉन्च किया जाएगा। इस परियोजना को ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है एक विश्व धरोहर स्मारक है। इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका जो निर्माण है राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। इस मंदिर को रथ के आकार में डिजाइन किया गया है और इसे 1984 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। साथ ही हम बात करें इस मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग पर एडवाइजरी का संशोधन किया गया है। 23 मई 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग पर अपनी एडवाइजरी को संशोधित किया है और नए दिशा निर्देशों के तहत अब HCQ अर्थात हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही दी जानी चाहिए। अर्थात जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में अगर यह दवाई लिखता है तभी यह दवाई दी जा सकती है। संयुक्त निगरानी समूह ने अपनी बैठक आयोजित करने के बाद यह एडवाइजरी जारी की थी। बैठक में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जिसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या NCDC भी कहा जाता है, इसके अतिरिक्त WHO और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी इसके अंदर भाग लिया था। नई एडवाइजरी जो है उसके अंदर कुछ प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। सलाहकार जो एडवाइजरी है उसने 3 नई श्रेणियों को शामिल किया था जिनके अंदर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को रोग निरोधी उपचार के रूप में निर्धारित किया जाएगा। वे निम्नानुसार हैं। सबसे पहले की बात करें तो गैर कोविड अस्पतालों में काम करने वाले अर्थात जिन अस्पतालों के अंदर कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है उन अस्पतालों के अंदर स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्यकर्मी यानी ऐसे स्वास्थ्यकर्मी जो डायरेक्ट पेशेंट्स के कांटेक्ट में संपर्क में आते हैं, उनसे स्पर्श होते हैं, एक तो इनको इसमें शामिल किया गया इस कैटेगरी में। दूसरे जो हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनमें कंटेनमेंट जोन में कर्मी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि आप जानते हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा जो प्रशासन के ऐसे जो अंग जो कि सीधे तौर पर कंटेनमेंट जोन के अंदर जाकर के कार्य कर रहे हैं अर्थात जो रेड जोन है या जो रिस्की जोन है उनमें कार्य करते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तीसरा है पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान। इस प्रकार से HCQ के इन विट्रो परीक्षण में कोविड-19 की संक्रामकता में कमी भी देखी गई है। अब हम बात करते हैं इसके और अधिक बिंदुओं के बारे में इस एडवाइजरी में। तो इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जो दवा है वो निर्धारित नहीं है अर्थात उन्हें नुकसान करती है। उच्च जोखिम वाली आबादी पर HCQ के उपयोग को भी संशोधित किया गया है। यह दवा केवल एक चिकित्सक के पर्चे के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। प्रारंभ में दवा के उपयोग को बिना प्रेस्क्रिप्शन के स्पर्शोन्मुख रोगियों में देने की अनुमति थी। इसका यूज किया जा सकता था, पहले बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के भी ये दी जा सकती, लेकिन अब इसके लिए किसी डॉक्टर की जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हो उसकी प्रेस्क्रिप्शन आवश्यक होगी। यह संशोधन क्यों किया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रोग निरोधी उपचार के रूप में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उपयोग है उसके आकलन डाटा से कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए जो निम्नानुसार हैं। लगभग 1323 स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को यानी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको हल्के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को मितली यानी जी मचलाना, इसके अलावा उल्टी या पेट में दर्द का सामना भी करना पड़ा।
जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक साइड इफेक्ट कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कार्डियोवैस्कुलर प्रभावों का भी सामना किया, अर्थात जो कार्डियोवैस्कुलर से तात्पर्य है जो हार्ट संबंधी, जो हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं उन प्रभावों का भी उन्हें सामना करना पड़ा है इस HCQ के उपयोग की वजह से। भारत ने नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो स्वास्थ्य मंत्री बैठक है उसके अंदर हिस्सा लिया है। 20 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम में भाग लिया है। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वह अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे शिरालियेव ने की थी और इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 123 देशों में चिकित्सा आपूर्ति जैसे अपने योगदान पर प्रकाश डाला है। यानी भारत ने बताया कि उसने 123 देशों के अंदर चिकित्सा आपूर्तियां की हैं और उन 123 देशों में से 59 देश ऐसे हैं जो कि NAM यानी नैम के सदस्य भी हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के विभिन्न स्वास्थ्य उपायों पर भी प्रकाश डाला है। इसके अलावा उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि भारत बड़े पैमाने पर आइसोलेशन, माइक्रो आइडेंटिफिकेशन और त्वरित उपचार की नीति का अनुसरण करता है। भारत अब 10,000 कोविड-19 समर्पित अस्पतालों का संचालन भी कर रहा है। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध किए जाने वाले इन कार्यों को हमारे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वहाँ वर्णित किया गया। अब हम बात करते हैं नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी शुरुआत 1961 में बेलग्रेड में की गई थी और इसमें भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के अंदर रही है। यह जो शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था और इसका जो उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख उद्देश्य थे जैसे कि इसमें हम स्वतंत्र देशों किसी गुट यानी उस समय जो शीत युद्ध के दौरान जो 2 गुट बन गए थे, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ यानी रूस का गुट, तो इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल न होना और तटस्थ रहना यानी न्यूट्रल रहना, किसी भी गुट में शामिल न होना, यही इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की मुख्य नीति थी। और इसके जो उद्देश्यों की बात करें तो जो शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, इसके अलावा स्वतंत्र नीति का अनुसरण नहीं करना। इसके अतिरिक्त इसका जो अन्य जो उद्देश्य हैं उसमें किसी भी गुट के साथ में सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना, विश्व शांति को सहयोग और समर्थन देना, विश्व निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना और मानव अधिकारों की रक्षा और मानव गरिमा की रक्षार्थ प्रयास जारी रखना, ये कुछ ऐसे जो उद्देश्य हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो आदर्श रहे हैं। अब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की और अधिक जानकारी करें तो यह जो आंदोलन इसके 120 सदस्य देश हैं और जिनमें से और इसके अलावा 17 इसके पर्यवेक्षक हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों की बात करें तो इसके सिद्धांतों में परस्पर सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता अर्थात किसी एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया जाए, ना ही आक्रामक रुख प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा समानता, पारस्परिक लाभ, घरेलू मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसके जो सिद्धांत है उनके अंदर शामिल है। तो इसके साथ भी हमारे आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो कंप्लीट है और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किस संस्था की भागीदारी से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है सिडबी के साथ में। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे सिडबी भी कहा जाता है उसके साथ में पार्टनरशिप करके यूपी स्टार्टअप फंड्स की शुरुआत की है। और इससे पहले राज्य ने स्टार्टअप्स के गठन के लिए जो गठन है उसमें तेज़ी लाने के लिए सिडबी के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे और इसी के तहत उन्होंने यानी यूपी सीएम ने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सौंप दी थी।
इसके ये जो प्रोग्राम है इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा और राज्य के जो युवा हैं उन युवाओं को स्टार्टअप्स बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो इसी के साथ में आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त हो गई है। आपके जो भी सुझाव, क्लास के बारे में कोई सुझाव या कोई आपके जो फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें बता सकते हैं। थैंक यू।